वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो नया चैप्टर है आपका कॉलम, उसको डिस्कस कर लेंगे। और बहुत छोटा टॉपिक है, आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई नया एपिसोड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कैसे कैसे, बहुत छोटी सी है। मेन ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में इससे नहीं आते हैं। सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो इसमें क्वेश्चन आएगा ये स्टील को समझ लीजिए या फिर सोम का पार्ट समझ लीजिए, कहीं से भी, चाहे स्टील से रिलेटेड, स्टील में भी पढ़ोगे यही चीज़ आप सेम, और यही सेम चीज़ आप पढ़ोगे किसमें, सोम में, जो अभी चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉलम। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज आप कॉलम पढ़ेंगे। और कौन सी कॉलम होगी, एक्सियली लोडेड कॉलम पढ़ेंगे। ठीक, कौन सी कॉलम, एक्सियली लोडेड। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहला ये है कि कॉलम होता क्या है। कॉलम वो मतलब कॉलम होता क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का वो मेंबर होता है जिसमें केवल एक्सियली कंप्रेशन लोड आ रहा हो, एक्सियली कंप्रेसिव लोड आएगा, वो आपका हो जाएगा कॉलम। ठीक, और स्ट्रट भी हो सकता है जिसमें कंप्रेशन लोड आता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि इसमें एक्सियली लोडेड आ रहा होगा और प्योर कंप्रेशन हो रहा होगा इसमें। ठीक, ये चीज़ हो गया आपका कॉलम। इसके बाद इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि कॉलम के क्लासिफिकेशन कितने हैं, उसके सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ये चीज़ को देखना है हमने। तो इसके सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कितनी है, सारा चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला होगा जो शॉर्ट कॉलम होगा, शॉर्ट कॉलम। दूसरा होगा हमारा इंटरमीडिएट कॉलम, इंटरमीडिएट या मीडियम कॉलम बोलता है। तीसरा होगा आपका लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। तो इसमें हमने ये देखना है कि चलिए शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, हमने ये तीन चीज़ तो जान लिया कि तीन प्रकार के हमारे कॉलम होंगे। अब इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा कॉलम कौन सा है। जैसे सिलेंडर, अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो है, यहाँ पे ये क्या है, किसके बेस पे हमने बोला है इसको, ये अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो। अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू हमारा, चलिए इसको डिस्कस कर लेंगे क्या होता है आगे। अब देखिए यदि इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लेमडा का वैल्यू जो होगा लेस देन हो गया किसके, 30 से, तब उसको बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। ये पूछता है, ये चीज़ आपका कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ आएगा, अगर लेस देन होगा 30 से तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम। अगर ये वैल्यू जो है लेमडा का 30 टू 120 के बीच हुआ, 30 टू 120 के बीच हुआ, तो वो ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कॉलम। तीसरा प्रकार का कॉलम जो है मेरा, अगर इसमें लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 120 हो गया, ग्रेटर देन 120 हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लॉन्ग कॉलम। ठीक, क्लियर है। ये तीन प्रकार के कॉलम हो गए, कब शॉर्ट कॉलम कब लॉन्ग कॉलम होगा। मेन हमने याद रखना है, कंपटीशन में हमें यही चीज़ आता है कि ये पूछता है, कभी इसके बीच की वैल्यू दे देगा, अब पूछ देगा किस प्रकार का ये कॉलम है। ठीक, तो मैंने याद रखना है शॉर्ट कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो हमारा किससे कम होगा, सिलेंडरनेस रेशियो हमारा हो जाएगा 30 से कम। और अगर 30 टू 120 के बीच हुआ, कोई भी वैल्यू हुआ, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट कॉलम। और यदि ग्रेटर देन 120 हो गया तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्ग कॉलम। ठीक, अब देखिए बात आती है कि कॉलम तो बात डिस्कस कर लिया, अब कॉलम होगा क्या। किसी भी मेंबर का वर्टिकल मेंबर होता है ये, जिस पे एक्सियली लोड आ रहा हो। एक्सियली लोड का मतलब कि केवल और केवल कंप्रेशन हो रहा होगा उसमें, क्लियर है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, तो इस पे एक्सियल लोड आना चाहिए। एक्सियल लोड का मतलब कि अगर इसका एक्सिस है ये कोई, तो इसके एक्सिस पे लोड लगना चाहिए, यानी प्योर कंप्रेशन होना चाहिए इसमें, तब उसको बोलूँगा मैं क्या, कि ये कॉलम है। और इसमें बेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर है। कंप्रेशन होगा, केवल प्योर कंप्रेशन, और टेंशन फोर्स इज नॉट अलाउड, है ना। टेंशन फोर्स को अवॉइड करने के लिए देखिए होता क्या है, इसको जरा इरेज करते हैं। अगर मान ली ये हमारा कोई कॉलम है, ठीक, ये कोई कॉलम है और यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा देते हैं कि ऊपर तक है, इस पे लोड कोई पी लग रहा है, क्लियर। अब मैं बोलूँ कि ये लोड जो है, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई एक ही पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे मैं लोड लगा दूँ, क्लियर है, क्योंकि ये लोड जरूरी नहीं कि पॉइंट लोड लगा सकते हैं, यूडीएल भी तो लगेगा।
तो इसके लिए एक स्पेसिफाइड एरिया होता है इसमें, जिसको कर्न एरिया बोलते हैं, जिसके बीच में अगर कहीं भी लोड लगाएंगे तो हमारा लोड जो होगा वो प्योर कंप्रेशन आएगा, उसमें टेंशन नहीं जनरेट होगा। वो होगा क्या, जैसे अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं, अगर इसको मैं कट कर दूं, ये एक्स एक्स बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है, उसका क्रॉस सेक्शन इधर बनाऊं, अगर मैंने ये क्रॉस सेक्शन इसका बना दिया, और ये क्या आपका मान लेते हैं ये आपका बी है, विड्थ बी हो गया, और ये हो गया आपका डी, ठीक। तो इसमें एक कर्न एरिया होता है, वो डिसाइड कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, कर्न एरिया जो होगा वो इस तरीके से शेप में बनता है। ये इसका सी जी हो गया, जो आपका कॉलम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो पॉइंट लगाया हमने वो सी जी हो गया। अब कर्न एरिया देखिए यही होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये वाली वैल्यू, ये आपका रोम्बस शेप में बन गया, तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाना चाहिए, b/3, और इधर का देखें यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, वो d/3, ठीक है, कितना होना चाहिए, d/3। इसे मिडिल थर्ड एरिया भी बोलते हैं, या फिर कर्न एरिया भी बोलते हैं। ये जो हमारा व्हाइट कलर में बना हुआ है इसको बोलते हैं कर्न एरिया। अब जो ये कर्न एरिया जो है ना, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोड लगाएं, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कहीं भी लगाए, तो जो लोड लगेगा वो कैसा रिजल्ट देगा, वो केवल और केवल कंप्रेशन आएगा कॉलम में, हमारा टेंशन नहीं आने वाला है। लेकिन ये देखिए अब क्या है कि आप बोलेंगे कि ये तो एक्सियल लोड हो गया, ठीक। ये क्या हुआ, अगर इसके एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये एक्सिस है, अगर इस पे लग रहा है तो इसे बोलेंगे एक्सियल लोड। अगर इस एक्सिस से कुछ दूरी पे हट के लग रहा है, ये पी, तो इस वाले अगर पी एक्स है, तो ये जो पी एक्स है ना, इसको बोलेंगे इसेंट्रिक लोडिंग है, ठीक। इसेंट्रिक लोडिंग जब कभी भी लगेगा, ये ई दूरी पर लग रहा है, इसके जो एक्सिस है ये एक्सिस हो गया, एक्सिस से अगर ई डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसे इसेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे। अब ये इसेंट्रिक लोडिंग जो हुआ उसकी वजह से इस बीम में क्या आएगा, टेंशन जनरेट होगा। टेंशन क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी आप मेंबर लो, अगर एक साइड से दबाओ, देखो यहाँ देखिए इधर साइड में क्या होता है, रिजिड होता है। अब यहाँ से अगर इसके दबा रहे हैं, इसको दबाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से कॉलम बन जाएगा, नहीं बनेगा, इस तरीके से कॉलम हो जाएगा ना। इस तरीके से जब कॉलम होगा, क्योंकि यहाँ लोड लग रहा था, तो ये इसे दबाने की कोशिश करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। जब बेंड करेगा तो इधर साइड वाला जो है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा, और टेंशन फोर्स कंप्रेशन में अलाउड नहीं है। कंप्रेशन यानी कॉलम में टेंशन फोर्स हमारा अलाउड नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग इसेंट्रिक लोडिंग को हम निगलेक्ट करते हैं। जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बीम को डिजाइन करते हैं, वो अलग चीज़ है कि इसेंट्रिक लोडिंग आ रहा हो। आपको हमेशा एक्सियल लोड को लेके चलना है। और देखिए ये एक्सियल लोड, अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि सर ये इसका सीजी हो गया, इसके इतनी दूरी पर अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ तो ई डिस्टेंस आ जा रहा है ना, लेकिन इतना एक्सेप्टेबल है कि इतना हम अलाउड होता है, हम अलाउड करते हैं कि ये जो कर्न एरिया है, इस कर्न एरिया के बीच में कहीं भी लोड लगाऊं मैं तो वो हमेशा हमेशा जो रिजल्ट देगा वो कंप्रेशन वाला रिजल्ट देगा, ठीक है। कंप्रेसिव लोड लगेगा उसमें कॉलम में, और उससे इसकी वजह से टेंशन जनरेट नहीं होगा। क्लियर, चलिए इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो मैंने बोला होता है, सिलेंडरनेस रेशियो जिसको बोला मैंने लेमडा, तो ये होता क्या है, ये होता है एक्चुअली लेमडा इक्वल टू हो जाता है ना, लेमडा इक्वल टू हो जाता है आपका एल इफेक्टिव लेंथ अपान आर मिनिमम, ठीक। ये इसका इक्वेशन होता है। एल इफेक्टिव क्या है हमारा, एल इफेक्टिव है कि इफेक्टिव लेंथ आर मिनिमम क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखिए एल इफेक्टिव को समझते हैं क्या होता है। जैसे एल इफेक्टिव मैंने बोला कि वो आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो गया या जो बीम हो गया, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ होता है ना, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। जो टू जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट होगा हमारा, उनके बीच का ये डिस्टेंस होता है। जैसे अगर मेरा मान लें कि ये कोई कॉलम है, ठीक, ये कोई कॉलम है, अब इस पर अगर लोड आया, ठीक, लोड आया तो ये क्या करेगा, अगर मैं मान लेता हूँ दोनों साइड फिक्स है,
मान लेता हूँ कि दोनों साइड फिक्स है। तो ये जो बीम है हमारा, ये जो कॉलम है, ये क्या करेगा, ये इसमें बकल करेगा, ये इस तरीके से फॉर्मेशन इसमें बनेगा। तो इसमें जीरो बेंडिंग मोमेंट कौन सा होगा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इसी को बोलते हैं जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो जो एल इफेक्टिव होता है यहीं से डिस्टेंस होता है, ये एल इफेक्टिव यही होता है। जो इफेक्टिव लेंथ होता है आपका वो जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच का दूरी होता है। 2 पॉइंट इन एनी मेंबर में अगर 2 पॉइंट है जहाँ पर जीरो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, तो उन जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्लियर, वो तो बात होगी। बात समझते हैं अब आर मिनिमम क्या होता है। देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए अगर कोई मेंबर हमारा इस तरीके से है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब होगा कि उसको किसके रिस्पेक्ट में हम घुमा दें, किसके रिस्पेक्ट में उसको घुमा दें। तब मिनिमम का मतलब होता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो हो, जैसे ये वाली दूरी अगर ये इस तरीके से मैं बोलूँ, ठीक, तो अगर ये B है और ये D है, ये B हो गया, D हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली दूरी, ये वाली, इसी को बोलते हैं R। ठीक, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये x एक्सिस पे है तो आर एक्स होगा। y पे लग रहा होता तो y एक्सिस, y आर वाई बोलता है इसको। अब मिनिमम कौन सा होगा, अगर ये आर वाई है और ये आर एक्स है, ठीक, आर एक्स है ये, तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसी को बोलेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, और वही वाला लेके यहाँ पे रखना पड़ेगा हमने सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। और देखिए ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm। ठीक, तो ये भी आप देखिए, अब सिलेंडरनेस रेशियो का सिलेंडरनेस रेशियो जो है उसका यूनिट क्या होने वाला, वो यूनिट लेस होएगा। क्यों, यहाँ से लेंथ वाली यूनिट, नीचे से लेंथ वाली यूनिट जो हो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। क्लियर है, दैट्स वाई वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हुआ। ठीक, सिंपल से अगर तरीके से बताएं तो किसी भी मेंबर का वह डिस्टेंस जहाँ से उसको हम इसे पकड़ के घुमा सके, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, परिभ्रमण त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं, परिभ्रमण का मतलब यही होता है कि उसको घुमा सके। ठीक, वही डिस्टेंस। अब मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आर एक्स है, आर वाई है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, और उसी को लेके हमें सिलेंडरनेस रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना याद रखना है हमने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ लोड जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक लोड होगा आपका क्रिपलिंग, एक होगा बकलिंग, क्रिपलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग ऑफ कॉलम। ठीक, तो क्रिपलिंग ऑफ कॉलम और बकलिंग ऑफ कॉलम दो चीजें हैं हमारे यहाँ पे जो समझने वाली चीजें, जिसको पूछता भी है। तो जो ये क्रिपलिंग वाली बात कर रहे हैं ना, क्रिपलिंग किस में होगा, ये होता है आपका शॉर्ट कॉलम में। ठीक, शॉर्ट कॉलम में क्रिपलिंग होता है, लॉन्ग कॉलम में आपका होता है बकलिंग। लॉन्ग कॉलम में जो लॉन्ग कॉलम होगा उसमें बकलिंग, शॉर्ट कॉलम में होगा आपका क्रिपलिंग। अब ये होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरे पास दो इमेजेस हैं कॉलम का, ये वाला जो है ना ये बकलिंग के लिए है, बकलिंग की वजह से जो आएगा इसमें चेंजेस, ये बकलिंग ऑफ कॉलम बोलेंगे इसको। इसे बोलते हैं क्रिपलिंग ऑफ कॉलम। चलिए समझ लेते हैं। बकलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए नीचे से तो अर्थ पे लगा हुआ है कॉलम, तो नीचे से तो उसको रिजिड बॉडी मिल ही रही है, और ऊपर से अगर ऐसा लोड लग जाए और जो बीम हमारा है बेंड हो जाए, जैसे ये हुआ, देखिए ये बीम बेंड हुआ है, ये देखिए बीम स्ट्रेट आ रहा था, कॉलम स्ट्रेट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से बेंड हो गया। अगर ये बेंड हो जा रहा है, अगर ये बेंड हो जा रहा है, तो जो बेंड हो रहा है उसी को बोलते हैं कि बकल हो गया भी कॉलम हमारा, इसमें बकलिंग आ गई। ठीक है, बकलिंग आ गई। बकलिंग आने की वजह से मतलब किसकी वजह से आएगा, अगर हमारा एक्सियली कंप्रेशन लोड नहीं लगा है तब, इसेंट्रिक लोड लग गया तो बकलिंग हो जाएगा। अगर इसेंट्रिक लोड न लग के एक्सियल लोड लगा है ना तब भी आएगा, अगर कॉलम लेंथ, उसका कॉलम का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है तब।
इस तरीके से इसमें बकल हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बेंड हुआ है, और बेंड होने की वजह से क्या होगा कि जो कॉलम में कंक्रीट वगैरह लगा है, देखिए इधर देखिए, ये कंक्रीट जो लगा हुआ है ये क्या करेगा, टूट जाएगा, और अंदर का जो हमने कॉलम में रॉड लगाया हुआ है, स्टील रॉड लगाया हुआ, वो क्या करेगा, क्लियरली विजिबल होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाता है, टूट जाता है, बकलिंग हो गया वो। और जिस लोड पे ये बकलिंग इसमें यानी बेंडिंग इसमें होता है, बकलिंग होता है, उस लोड को बोलते हैं बकलिंग लोड। क्या बोलेंगे, बकलिंग लोड बोलेंगे, क्लियर है। जिस लोड पे ये बकल हो रहा है उसको बोलेंगे बकलिंग लोड, क्लियर। अगर दूसरी बात करें कि ये अगर यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्रिपलिंग को समझ लेते हैं। तो क्रिपलिंग क्या हुआ, अगर जो है ना छोटा कॉलम है एकदम से भ्रष्ट हो जाए, सीधी सी बात है, उस पर लोड लगाए भ्रष्ट हो जाए, टूट जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई कॉलम इस तरीके से है, इस तरीके से कोई कॉलम है, इसके ऊपर हमने लोड लगाया, तो ये क्या करे कि ये कॉलम तो इसी तरीके से है, नीचे का तरह रह जाएगा, ऊपर वाला क्या करेगा, टूट के कुछ दूरी पे इस तरीके से आ जाए, सिंपल सी बात है, स्लाइड हो जाए या फिर भ्रष्ट हो जाए, टूट जाए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका क्रिपलिंग, और ये होता है शॉर्ट कॉलम में। लॉन्ग कॉलम में होएगा बकलिंग, शॉर्ट कॉलम में क्रिपलिंग। और जिस लोड पे ये बकलिंग या क्रिपलिंग होता है उस लोड को बोलते हैं बकलिंग लोड या फिर क्रिपलिंग लोड बोलेंगे, ठीक है। बकलिंग लोड या फिर क्रिपलिंग लोड बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, अब इसके बाद इसकी थ्योरी है, कुछ थ्योरम है, उसको देख लेंगे क्या क्या थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बकलिंग और क्रिपलिंग आई थिंक समझ में आएगा। बकलिंग का मतलब कि अगर कॉलम में लोड लग रहा है और कॉलम हमारा बेंड हो जाए उसे बोलेंगे बकलिंग, और जिस लोड पे बकल हो रहा है उस लोड को बोलते हैं बकलिंग लोड। क्रिपलिंग हुआ जिस लोड पे कॉलम हमारा टूट जाए, भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, भ्रष्ट हो जाए एकदम से, यानी कि इस तरीके से शेप बन जाए, इसको बोलते हैं, जैसे आई सेक्शन बना हुआ ना, तो इसे वेव क्रिपलिंग बोलेंगे, वेव क्रिपलिंग बोलेंगे कि वेव उसका क्रिपल हो गया, टूट गया, मुड़ मार गया, ठीक, सीधी सी बात है। और अब जरा देखते हैं, क्रिपलिंग और बकलिंग हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो मेथड होंगे। दो मेथड कौन सा, थ्योरी होगा जो कॉलम को लोड वगैरह को स्पेसिफाइड करता है। थ्योरी कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका यूलर्स थ्योरी, दूसरा होगा आपका रैंकाइन थ्योरी। ठीक है, यूलर्स और रैंकाइन दो थ्योरी आपके पास होगा, ठीक। अब यूलर्स और रैंकाइन तो दो थ्योरी हो गया, अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जो यूलर्स है ना, जो यूलर्स है वो लॉन्ग कॉलम के लिए इन्होंने अपना मेथड थ्योरी दिया होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए। और जो आपका रैंकाइन है इन्होंने लॉन्ग कॉलम एज वेल शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए दिया हुआ था, इनका एक्सेप्टेबल है दोनों के लिए। अब पहले समझ लेते हैं आपका यूलर्स थ्योरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जरा कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यूलर्स थ्योरी से पहले हम कॉलम का इंड कंडीशन देख लेते हैं। इंड कंडीशंस ऑफ कॉलम। अब ये वाली टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। 3-4 कॉलम बना देंगे और उसका एल इफेक्टिव बता देंगे कितना होगा, और साथ ही साथ यूलर्स लोड जो होता है वो बता देंगे कितना होगा। जैसे अभी पिछले वाले में देखें, अगर यूलर्स की बात कर रहे हैं, यूलर्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा आपको लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक। और इस इन्होंने बोला था कि अगर कॉलम है, इनकी अजम्पशन जो है, अजम्पशन में इन्होंने बोला था कि लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगा, और दूसरा अजम्पशन इन्होंने बोला कि जो हुक्स लॉ होगा वो वैलिड होगा। तीसरा इन्होंने बोला था कि कॉलम शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, कॉलम जो है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। इतनी चीज़ें बोला था इन्होंने। साथ ही साथ एक चीज़ और बोला था, द लोड एक्टिंग ऑन कॉलम शुड बी एक्सियली लोडेड, ठीक, कॉलम पर जो लोड लग रहा है शुड बी एक्सियली होना चाहिए, एक्सियली लोड लगना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल इसेंट्रिक लोडिंग, एक्सेंट्रिक लोडिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इतना चीज़ दिया होता है इन्होंने। इसके बाद एक फार्मूला दिया हुआ था, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इसी को क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड या फिर यूलर्स लोड भी बोलते हैं। यूलर्स लोड यूलर्स ने दिया हुआ था, दैट्स वाई इसको यूलर्स लोड बोलते हैं। इसको सॉल्व करके देख लेंगे कितना क्या चीज़ आता है। अगर देखिए ये लोड P क्या है आपका, P को बोलते हैं क्रिटिकल लोड,
क्रिटिकल लोड या फिर बकलिंग, क्रिटिकल लोड या बोलेगा इसी को यूलर्स लोड, ठीक, यूलर्स लोड। अब क्या है कि इन्होंने इतना चीज दिया, इसके साथ यूलर्स अगर स्ट्रेस की बात करें क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये पी क्या है आपका बकलिंग लोड, अब ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका कॉलम। एल आई क्या है आपका, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक। और आई कौन सा होता है, ये आई मिनिमम होता है। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दो चीज़ होगा, एक्स एक्स और वाई वाई में जो मिनिमम होगा उसको लेके चलते हैं, क्लियर है। और उसके बाद एल इफेक्टिव क्या है, वो पहले ही बता दिया था कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, और उसका ये स्क्वायर टर्म में होगा। पाई क्या, पाई बताने की जरूरत नहीं, 22/7, ठीक। अब देखिए क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि जो P, अगर मैं यूलर्स स्ट्रेस की बात करें कि यूलर्स स्ट्रेस क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि यूलर्स स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होगा, तो उस चीज़ के लिए देखिए क्या होगा कि अगर ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें दोनों साइड में A से डिवाइड कर दे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, यही होता है। तो ये P क्या है आपका, फोर्स ही तो है, इस फोर्स में एरिया से डिवाइड कर दूं, इधर साइड भी एरिया से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू हमारा स्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं, तो ये P/A हो जाएगा इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपान L इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू A, दोनों साइड में A से इसको डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेस में जो इक्वेशन बना हुआ हमारा उसमें कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। अब अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो अगर ये जो P/A आ रहा है इसको मैं बोल दूं FC, इसको बोल दूं अगर FC, ठीक है, या फिर सिग्मा C भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल दें, स्ट्रेस है जैसे भी आपको अच्छा लगे, सिग्मा C भी बोल सकते हैं या सिग्मा E भी बोल सकते हैं, यूलर्स इक्वेशन है तो सिग्मा E भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए ये पाई स्क्वायर E अपान L इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू R मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, देखिए कैसे होगा, क्योंकि R मिनिमम इक्वल टू मैंने आप लोगों को लिखवा चुका है कि इक्वेशन ब्रैकेट में अपन एरिया ये होता है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि R मिनिमम का फार्मूला क्या होता है I मिनिमम अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका, ठीक है। अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर करें तो R मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा I मिनिमम अपान A देखिए इसी फॉर्मेशन में है कि नहीं, I मिनिमम अपान A को क्या लिखना है, R स्क्वायर, तो I मिनिमम अपान A इक्वल टू R स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करना, और ज़्यादा आगे बढ़ाना है इसको, तो बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या आएगा, क्या करना है, जो ये वाला इक्वेशन है इसको फर्दर क्लासिफाई आगे इंक्रीज कराते हैं, तो सिग्मा C इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर E अपान L इफेक्टिव अपान R मिनिमम, दोनों का स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते, इसको नीचे ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने ये बताया हुआ कि लेमडा इक्वल टू होता है L इफेक्टिव अपान R मिनिमम, क्लियर। तो इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं कि नहीं इसी तरीके से। अब इस इक्वेशन को और आगे लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर E अपान लेमडा का स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो स्ट्रेस अगर पूछेगा स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है, तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं, यूलर्स स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा C इक्वल टू पाई स्क्वायर E अपान लेमडा का स्क्वायर। लेमडा क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो है आपका, ठीक है। देखिए लेमडा इक्वल टू मैंने आपको लिखा है LEF यानी इफेक्टिव लेंथ अपान R मिनिमम, तो इफेक्टिव लेंथ अपन R मिनिमम का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया पाई स्क्वायर E अपन लेमडा का स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस, अगर पूछता है कि यूलर्स स्ट्रेस कितना होगा तब के लिए ये वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। अब आगे चला इसके चलते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो इंड कंडीशन है कॉलम का उनको देख लेते हैं क्या क्या इंड कंडीशन है। तो ठीक है, पहला कॉलम अगर मैं बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, एक कॉलम ड्रॉ करता हूँ, 4 प्रकार के कॉलम आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कॉलम है अगर आपका, एक ये हुआ, एक ये हुआ,
ये किए और एक और बना देते हैं चौथा। ये कॉलम हो गया हमारा, ये इनके इंड कंडीशन हो गए। पहला का मतलब क्या है कि बोथ साइड ऑफ कॉलम शुड बी हिंज्ड, बोथ इंड ऑफ कॉलम शुड बी हिंज, या फिर ये बोल देगा कि बोथ इंड ऑफ कॉलम रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन के अगेंस्ट क्या है, रीस्ट्रेंड है। दूसरा कंडीशन क्या है कि बोथ इंड आर फिक्स्ड, अगर दोनों इंड इसका फिक्स्ड है तब क्या कंडीशन होएगा, वो ये हो गया। तीसरा जो है आपका कि वन इंड फिक्स्ड है, अनदर इंड क्या है, फ्री है। वन इंड फिक्स, अनदर इंड इसका जो है फ्री है। कि इसको ऐसे बोलेगा कि वन इंड ऑफ कॉलम इज रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, अनदर इंड इज फ्री अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के लिए फ्री है, यहाँ पे रोटेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, रीस्ट्रेंड अगेंस्ट वन पॉइंट, रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन ऑफ वन इंड बट अनदर इंड इज फ्री फॉर बोथ, रिस्ट्रेंड एंड रोटेशन दोनों के लिए क्या है, फ्री है, ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए फ्री है, ये मूव कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि इनका लेंथ L था, एक्चुअल लेंथ इनका L है, अगर ये बोलूं सबके लिए बोल दूं कि लेंथ इसका एक्चुअल वाला L है, इसका भी L है और इसका भी L है, ये चीज़ मैं बोल दूं अगर। अब क्या है, अगर इसके ऊपर लोड लगा दूं, चलिए ऊपर जगह नहीं है तो नीचे से लगा देता हूं, अगर लोड लग गया और इस पे भी नीचे अगर जगह नहीं तो लगा दिया लोड, ऊपर दिख रहा है तो ऊपर से लगा देते हैं। चलिए यहाँ से लोड लगा दिया P। ठीक, तो अब क्या होगा, लोड लग रहा है तो इसकी वजह से कॉलम में कुछ तो चेंजेज आएंगे। अगर लोड को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दे कि इसमें क्या होगा, बकलिंग आ जाए। ठीक, लॉन्ग कॉलम की बात कर रहे हैं तो बकल होगा, क्रिपलिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूलर्स थ्योरी जो है लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बकल होगा, तो अगर ये बकल होकर कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। ठीक, तो इसका यही L इफेक्टिव होगा ये। ठीक, L इफेक्टिव होगा तो ये L इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, L इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना बकल हो रहा था उतना ही बेंड हुआ है, जितना कॉलम का एक्चुअल लेंथ था उतना ही बकल हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। जितना उसका L इफेक्टिव हो जाएगा, L इफेक्टिव इक्वल टू उसके एक्चुअल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात करें, ये आपका जो दो बोथ साइड फ्री फिक्स्ड है, अगर बोथ साइड इसका फिक्स है कॉलम का, तो अगर इस पर लोड लगेगा तो इसमें क्या चेंजेज आएगा, ये कुछ दूरी तक तो सही रहेगा, उसके बाद इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन आएगा। ठीक, तो ये जो है यहाँ से ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। और ये जो डिस्टेंस होगा वो L इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L/2। क्लियर, कितना होगा, L/2। ठीक है, अब इसकी बात करें, तीसरे वाले कंडीशन की बात कर लें कि तीसरा वाला कंडीशन क्या होगा। तो तीसरा वाला कंडीशन जो है, देखिए सिंपल से इसको पहले समझ लेते हैं। आप कैसे ऐसे होगा, स्केल जो होता है आपके पास, आपका प्लास्टिक वाला स्केल, उसको पकड़ना और उसको दबाना। तो पहले अगर ऊपर से केवल ऐसे पकड़ लिया सिंपली इस तरीके से, आप दबाओगे तो कर्व शेप में बन जाएगा इस तरीके से। तो जैसे ये बना हुआ कर्व शेप में, तो इस तरीके से होगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलूँ मैं कि एक साइड इसका पकड़ लूँ मजबूती के साथ और दूसरा यहाँ से दबाऊँ। दूसरा अगर दबाऊँ तो यहाँ पे तो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन दूसरी साइड थोड़ा सा बेंड होएगा, दूसरी साइड बेंड होगा, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी ये वाली। अब तीसरी बोलूँ कि बोथ साइड पकड़ लो मजबूती से, उसके बाद दबाओ, उसके बाद दबाओगे देखोगे कि आप जहाँ तक पकड़े हो वहाँ थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद से उसमें बेंड होना शुरू होएगा, जो ये वाला कंडीशन है। अब ये वाला कंडीशन तो हमने बता दिया आपको कि कुछ दूरी तक तो स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद बेंड होएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, इसका L इफेक्टिव जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसको नीचे लिख देता हूँ, L इफेक्टिव इक्वल टू इसका हो जाएगा L/√2। ठीक है, L/√2। तीसरे कंडीशन की बात करें, ये जो आपका फोर्थ कंडीशन है कि इसमें कि वन इन फिक्स्ड है, अनदर इज फ्री, लाइक समथिंग लाइक दैट इलेक्ट्रिक पोल विदाउट वायर। अगर उसमें वायर कनेक्ट नहीं किया गया है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, तो उसका ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है।
अगर उस पर लोड लगाएं तो जो इसका इफेक्टिव लेंथ आने वाला है, इफेक्टिव लेंथ कुछ बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ तक। तो इफेक्टिव लेंथ इस तरीके से जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से एल इफेक्टिव जो होगा, इसका एल इफेक्टिव हो जाएगा 2L, जो इसका एक्चुअल लेंथ है उसको 2 गुने के बराबर होएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो जनरल चीज़ें हो गया जो हम जानते हैं, जो हमें जानना चाहिए था। अब क्या है, IS कोड ने इसको कुछ मॉडिफाइड किया हुआ है। ये एल जैसे बोथ एंड अगर पिन जॉइंट है या हिंज जॉइंट है तो उनके लिए एल इफेक्टिव एल बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहे तो ये L बाई 0.5 आ जाएगा, 0.5 L होगा, लेकिन IS कोड ने इसको थोड़ा स्पेस वो मॉडिफाइड किया हुआ है। तो यहाँ बोला हुआ कि जो L इफेक्टिव होगा वो 0.65 L के इक्वल होगा इस वाले कंडीशन में। दूसरा वाला कंडीशन जो ये है, इसमें क्या है कि उन्होंने बोला IS कोड ने स्पेसिफाइड किया, अकॉर्डिंग टू IS कोड है ये IS कोड के अकॉर्डिंग, इसमें क्या बोल दिया कि उन्होंने L इफेक्टिव जो होगा वो 0.8 L के इक्वल होगा, जबकि ये आएगा कितना 0.7 L के बराबर आएगा। कितना आएगा 0.7 L के बराबर आएगा। बट IS कोड ने इसको इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया है। तो इस चीज़ें इतनी चीज़ें होती है, ये हमने जानना है। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है SSC JEE में, अब SSC JEE में पूछ लेता है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और पूछता है, तो उसको मैं बताता हूँ क्या चीज़ें पूछेगा। ठीक है, उसको बताएंगे। अब देखिए इतनी 3 कंडीशन हमारे पास पता है, 3 कंडीशन हमारे याद हो जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लोडिंग लग रही है, तो इसका एल इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। अब बात करेंगे इसमें जो आपका बकलिंग लोड होगा, बकलिंग लोड की बात कर लें, या फिर मैं बोलूं कि यूलर्स लोड जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या क्या हो जाएगा चारों का, उसको देख लेंगे और उसको बता देते हैं सारा। ठीक है, लिखने के तो यहाँ भी लिख सकते हैं जगह हो तो, हाँ चलिए लिख ही देते हैं। नॉर्मल जो इक्वेशन आपको पता है कि यूलर्स का इक्वेशन क्या होता है, आपका P इक्वल टू हो जाता है पाई स्क्वायर EI अपान एल इफेक्टिव का स्क्वायर, यही होता है, यही होता है क्लियरली। ठीक है, आपका फार्मूला जो होता है यही होता है। किसके लिए, यूलर्स की बात कर रहे हैं, यूलर्स के लिए। अब देखिए इस कॉलम के लिए पहला कंडीशन जो है, उस कॉलम के लिए अगर फार्मूला देखें तो कैसा होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू कितना L के, तो एल इफेक्टिव की जगह पे L रख दो, तो P इक्वल टू हो जाएगा इसका फार्मूला पाई स्क्वायर EI अपान L का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो हो गया, ठीक, इतना आ गया। क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या करेगा, एल इफेक्टिव का स्क्वायर तो लिखेगा, साथ में के बोल देगा, तो बोलेगा कि ये वाला कंडीशन बोल देगा कि बोथ एंड अगर इसका फिक्स्ड है, बोथ एंड इसका हिंज्ड है, तो उस कंडीशन में ये एक फार्मूला आपको दे देगा, बोलेगा कि के की वैल्यू क्या होगी, पूछेगा के की वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका एल इफेक्टिव इक्वल टू होता कितना है, एल इफेक्टिव इसका जो होता है एक्चुअल लेंथ के इक्वल हो जाता है। एक्चुअल लेंथ के अगर इक्वल हो जाता है तो के की जगह पे क्या रखना, इस फार्मूले को फिर कैसे लिखना हमने, इस फार्मूले को हमें लिखना है पाई स्क्वायर EI अपान एल का स्क्वायर, एल इफेक्टिव की जगह एल रख देना है। तो इससे पहले क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, कोई एक डिजिट होता है तो उसके पहले 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आप के का वैल्यू पूछे तो के इक्वल टू कितना 1, क्लियर है, के इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये चीज़ बताना पड़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, ये वाला इक्वेशन आपको दे देगा, ये वाला इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी। सारे की कोई भी कंडीशन दे सकता है, सारे कंडीशन देगा, सारा में से किसी का भी पूछ सकता है इस तरीके से कि के की वैल्यू कितना होगा, या फिर कॉलम दे देगा, उसका क्रॉस सेक्शन दे देगा और उसका ई का वैल्यू दे देगा। ई का वैल्यू नहीं दिया तो स्टील बोल देगा कि स्टील है, तो पी का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो सारी वैल्यू आपको इसमें रखनी है, उसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और इक्वेशन सब कुछ लिख देते हैं जैसा एजेटिक था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना, फार्मूला कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपान एल स्क्वायर। एल कौन सा, एक्चुअल लेंथ, क्योंकि एल इफेक्टिव क्या आ गया, हट गया। इक्वेशन एक बार बता दिया था, अब उसको चेंज नहीं करना हमने, है ना। या फिर लिख देता हूँ यहीं पे अगर दिक्कत आ रही है समझने में, तो P इक्वल टू होता है, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि मिक्स न हो जाए। P इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर EI अपान एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल फार्मूला जो आइडियल फार्मूला इसका है वो है।
उसके अकॉर्डिंग क्या मॉडिफाइड हो रहा है उसको हमने देख लिया। अब दूसरा कंडीशन इसके लिए देखें, अगर ये तो पहले के लिए हो गया, ये पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए देखें कितना होगा इस वाले बीम के लिए। तो इस वाले बीम के लिए ये वाले चीज़ें सारा हटाएंगे, ठीक। अब क्या है कि देखिए, अब एल इफेक्टिव की जगह पे क्या रखना है, L/2। एल इफेक्टिव की जगह क्या रखना है, L/2। तो ये इसका फार्मूला अगर बनाने बोले कि कितना होगा बताओ, तो आप फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा P = π² EI तो रहेगा ही, अपान एल इफेक्टिव की जगह क्या रखना है, L/2। तो L/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 π² EI अपान L²। इसका इक्वेशन ये बन जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू अगर यहाँ पे k लगा देता है, एल इफेक्टिव से पहले यहाँ पे k लगा देता और पूछता कि k का फार्मूला, k का वैल्यू कितना होगा किसके लिए, जब बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर फिक्स्ड। अगर बोथ एंड्स कॉलम का फिक्स्ड है तब के लिए कितना होगा k का वैल्यू। तो देखो यहाँ से k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा k का वैल्यू। क्लियर है, तो इस तरीके से है। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं सही से। तो यहाँ पे जो P = होगा वो P = हो जाएगा 4 π² EI अपान L²। किसके लिए है, ये दूसरे इक्वेशन है, इस वाले के लिए। क्लियर है। तीसरा, अगर नेक्स्ट बात करें, इसका ऊपर लिख देते हैं कितना था, एल इफेक्टिव = L/√2 था, ठीक, L/√2 था, इसका वैल्यू ये था। अब इसके लिए बात करें अगर, तो इसके लिए बात करेंगे तो देखिए एल इफेक्टिव की जगह पे क्या रख दें, L/√2। तो ये हो जाएगा P = π² EI अपान L/√2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा π² EI अपान L²/2। और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक, 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा नहीं इक्वेशन। एल रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखते हैं सही से जरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर पूछे कि k की वैल्यू कितनी होगी किसके लिए, अब अगर कोई कॉलम है हमारा, बोल दिया कि इफ अ कॉलम विच वन एंड इज फिक्स्ड अनदर इज हिंज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू अगर पूछता है तो इस तरीके से यहाँ पे k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे k की वैल्यू। तो इस तरीके से हो जाएगा। इस इक्वेशन को सही से लिख देते हैं। तो यहाँ इस वाले कंडीशन के लिए तीसरा कंडीशन बात करें तो यहाँ पे P = हो जाएगा 2 π² EI अपान L²। L कौन सा, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। चौथे कंडीशन की बात करें तो L इफेक्टिव = कितना, 2L। तो इस 2L की जगह पे L इफेक्टिव की जगह 2L रख देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा। यहाँ चौथे की बात करें तो यहाँ पे P = हो जाएगा π² EI अपान 4L²। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा सीधे। अब यहाँ पे k की वैल्यू पूछे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये इतनी कंडीशन है जिसको आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। और दूसरा कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे या तो कॉलम की क्रॉस सेक्शन दे दे, तो वहाँ से क्रॉस सेक्शन दे देगा तो आप आई मिनिमम कैलकुलेट कर लोगे। ये आई जो है ना, ये आई मिनिमम है, तो आई मिनिमम आप कैलकुलेट कर लोगे। एल तो आपको देगा ही क्वेश्चन में कि कितना एल इफेक्टिव है, इसका लेंथ देगा, एक्चुअल लेंथ देगा और कंडीशन बोल देगा, ठीक है। उसके बाद सारा वैल्यू रख के आप पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, ये तो आपका हो गया किसका थ्योरी था, ये आपका यूलर्स थ्योरी था, ठीक है, यूलर्स थ्योरी था। अब बात कर लेते हैं रैंकाइन की थ्योरी क्या है। रैंकाइन की थ्योरी को देख लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैंकाइन।
रैंकाइन्स इक्वेशन। रैंकाइन इक्वेशंस पहले इनको समझ लेते हैं, इन्होंने बोला क्या था, किसके लिए इनका एप्लीकेबल है। इनका जो आपका फार्मूला एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट कॉलम एज वेल शॉर्ट कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम एज वेल इंटरमीडिएट कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने सिंपल से एक फार्मूला दे दिया था, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना होता है। वैसे ज़्यादातर इनका फार्मूला नहीं लोग देखते हैं क्योंकि लॉन्ग कॉलम ही डिजाइन करने को पड़ता है, तो हम सीधे किसका देखते हैं, आपका जो हमने अभी यूलर्स इक्वेशन पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा था कि एक इक्वेशन, इनका रिलेशन अगर देखें तो क्या था, इनका रिलेशन अगर देखें तो इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ था इन्होंने रिलेशन दिया हुआ था कि 1/p इक्वल टू 1/pc प्लस 1/e। पीसी क्या है आपका यूलर्स, आपका क्रिटिकल लोड, ई क्या है आपका यूलर्स लोड, पी क्या है आपका रैंकाइन लोड। इस तरीके से एक इक्वेशन दे दिया था। दूसरा इक्वेशन एक और इन्होंने दिया था, ये वाला इक्वेशन बहुत कम यूज होता है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लेना, ये भी इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछ सकता है। दूसरा इक्वेशन जो इन्होंने दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि P इक्वल टू एफ सी इंटू ए अपान 1 प्लस ए इंटू लेमडा का स्क्वायर। ये इन्होंने एक इक्वेशन दे रखा था, दूसरा जो कि लोड कैलकुलेट करने के लिए था। क्या था कि P इक्वल टू एफ सी इंटू ए अपान 1 प्लस ए इंटू लेमडा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है, ये है आपका रैंकाइन कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलता है तो दिया रहेगा। लेमडा क्या आपका सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो। ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। एफ सी क्या है, एफ सी है आपका क्रिटिकल स्ट्रेस बोल दूं या फिर बोल दूं स्ट्रेस ऑफ कॉलम। इतनी चीज़ें हैं इनके लिए, ये दिया हुआ था इनका इक्वेशन। सीधी सी बात, ये इक्वेशन है, एक ये रिलेशन है, इनका दो रिलेशन है आपके पास। और यहाँ से पी ई क्या है आपका, पी ई है आपका, जो पी ई दिया हुआ है ये आपका यूलर्स लोड, और यूलर्स लोड क्योंकि यूलर्स और इनके रैंकाइन वाले में रिलेशन पूछे तब। अब पी सी क्या है आपका क्रिटिकल लोड, जो एक्चुअल में लोड आ रहा होगा। अब पी क्या है आपका रैंकाइन लोड, ठीक। इनका ये रिलेशन था, इस तरीके से हम ये रिलेशन है, एक ये फार्मूला जिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर दोनों में रिलेशन पूछे तो रिलेशन ये है। हाँ, तो इसी के इतना ही चीज़ें हैं कॉलम में, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। एक और पूछता है कि कब कॉलम बोलेंगे और कब इसको बोलेंगे कि क्या नाम है आपका अनदर चीज़ है या फुटिंग है। तो देखिए कॉलम कब बोलेंगे और कब बोलेंगे कि ये फुटिंग है, दो कंडीशन आ जाती है, ठीक। तो कॉलम के लिए देखिए ये बता देते हैं, अगर ये कॉलम है हमारा कोई, ये कोई कॉलम है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कॉलम है कि क्या है, ठीक है, ये नहीं पता है कि कॉलम है कि है ये क्या। तो अगर इसका लेंथ L है, ठीक है, लेंथ अगर L इफेक्टिव बोल दूं कि L है, और इसकी साइज अगर क्रॉस सेक्शन इसका बना दे इधर साइड में, तो क्रॉस सेक्शन अगर इसका इस तरीके से दिया है कि B D और B इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो अब किस कंडीशन में इसको बोलेंगे कि कॉलम है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि L इफेक्टिव अपान L L D शुड बी ग्रेटर देन 3, तब तो इसको बोलूँगा कि ये कॉलम है। क्या है, कॉलम है। अदरवाइज इसको बोलूँगा अगर 3 से कम होता है या 3 के इक्वल हो जाता है, 3 से कम होता है, तब इसको बोलूँगा कि ये फुटिंग है, ठीक है, फुटिंग है। फुटिंग मतलब इसका बेस जो यहाँ पे बना रहता है वो फुटिंग हो गया। यहाँ पे एल एल डी क्या है, एल एल डी का मतलब हुआ लिस्ट लैटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। अब लिस्ट लेटरल डायमेंशन एल एल डी कैसे पता करेंगे क्या है, एल इफेक्टिव तो हमें पता चल गया कि हमने क्या लेना है, कैसे आना है। अब जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है उसके लिए क्या करना है, बी और डी में से जो छोटा होगा वही आपका एल एल डी होगा। एल एल डी इक्वल टू हो जाएगा
बी या डी में से विच ईवर इज लेस, विच ईवर इज मिनिमम, जो भी इनमें से मिनिमम होगा वही इसका लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें थी आपके कॉलम में। अब इसी के साथ आपका कॉलम कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सॉल्व होता है तो फिर कमेंट करिए कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं, अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कराना होगा करा देंगे, बाद में देखते हैं अगर आप लोगों का जिस हिसाब से कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कराना होगा तो कराएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर को इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसी के साथ ओवर करते हैं। थैंक यू।